नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इकोनॉमिक्स की जो टॉपिक वाइज हम क्लास चला रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पीईटी 2023 की परीक्षा के लिए, उसमें आज हम इकोनॉमिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। इस टॉपिक का नाम है जीएसटी। जीएसटी का टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, तो जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बन सकती हैं इस टॉपिक से जुड़ी हुई, उनको आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी पॉइंट मैं आपको बताते चलूँगा उनको कम से कम आप याद कर लीजिएगा। चांसेस मैक्सिमम रहेंगे कि यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएं। तो सबसे पहले जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, और हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? वस्तु एवं सेवा कर। तो सबसे पहले आपको इसका पूरा नाम पता होना चाहिए। जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को हुई थी। आप इसे याद रखिएगा। इसी कारण से 1 जुलाई का जो दिन होता है जीएसटी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। क्या बता सकते हैं कि जिस वर्ष जिस दिन यह जीएसटी की शुरुआत की गई थी 1 जुलाई को, तो उस समय हमारे वित्त मंत्री कौन थे? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उस समय हमारे वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, आपको बताना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वर्ष 2003 में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष कर पर गठित केलकर टास्क फोर्स ने जीएसटी का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद जीएसटी का अधिनियम कौन सा है? तो 101वां यह अधिनियम है। आप याद रखिएगा, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 है जीएसटी का। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तथा वर्तमान में जीएसटी की दरें कितनी हैं? तो 5%, 12%, 18% और 28%, ये जीएसटी की दरें हैं। इनको भी आप याद कर सकते हैं। तथा जीएसटी से बाहर रखी गई वस्तुएं कौन कौन सी हैं? शराब हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उत्पाद हो गया जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, विमान ईंधन हो गया, विद्युत हो गया, ये सभी आपके जीएसटी से बाहर रखी गई वस्तुएं हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। इसके बाद ये आप देख लीजिए, ये लेटेस्ट का डेटा है। हाल ही में जो बजट पेश किया गया 2023-24 का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि जो भारत सरकार की कमाई है दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा होती है जीएसटी के माध्यम से। आप याद रखिएगा, ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो जीएसटी के माध्यम से दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कमाई है सरकार की, ये फैक्ट आपको याद रखना है। मान लीजिए सरकार 100 पैसे की कमाई करती है, तो 100 पैसे में सबसे ज़्यादा कमाई सरकार की 34 पैसे की होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उधार और अन्य देयताएँ जो होती हैं, उधार से लेके या उन पे जो ब्याज जो सरकार मतलब जो भारत सरकार है जो उधार देती है और उनसे जो ब्याज मिलता है, उसके माध्यम से जो सरकार की कमाई होती है वो 34 पैसे होती है, जो कि सबसे ज़्यादा है। इसके बाद सेकंड नंबर पे 17 पैसे सरकार के पास जीएसटी के माध्यम से आते हैं। तो सेकंड नंबर पे जीएसटी के माध्यम से सरकार की सबसे ज़्यादा कमाई होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये 2023-24 का जो बजट पेश किया गया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, तो इसको कम से कम आप याद कर लीजिएगा। 17% की कमाई जो सरकार की है ये जीएसटी के माध्यम से होती है, जो कि सेकेंड नंबर की सबसे हाईएस्ट कमाई का स्रोत है भारत सरकार का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अनुच्छेद और उनके विषय कौन कौन से हैं जो जीएसटी से जुड़े हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो 246A जीएसटी से संबंधित विशेष प्रावधान इसमें सम्मिलित किए गए हैं। 269A में क्या है? तो अंतर्राज्यीय व्यापार में जीएसटी की उगाही तथा विभाजन से जुड़े जो प्रावधान है आपको 269A में मिलेंगे। और 279A में क्या है? तो जीएसटी काउंसिल, जो जीएसटी परिषद उसकी जो व्यवस्था है 279A में की गई है। तो ये सभी आर्टिकल भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद देख लेते हैं कि जीएसटी में कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स शामिल हैं। तो केंद्रीय कर में कौन कौन से हैं, राज्य कर कौन कौन से हैं जो जीएसटी में शामिल हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय कर की बात करते हैं। तो केंद्रीय कर में आपका हो गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर हो गया, अतिरिक्त सीमा शुल्क हो गया, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क हो गया। ये सभी केंद्रीय कर हैं जो जीएसटी में शामिल हैं। वही राज्य कर कौन कौन से हैं? तो वैट हो गया, बिक्री कर हो गया, मनोरंजन कर, केंद्रीय बिक्री कर हो गया, विलासिता कर, क्रय कर हो गया, चुंगी तथा प्रवेश कर, लॉटरी शुल्क तथा जुए पर कर। ये सभी कर आपके राज्य के कर हैं और ये सभी भी आपके जीएसटी के अंतर्गत ही आते हैं। तो इनको भी आप याद रखिएगा। तो ये सभी कर आपके अप्रत्यक्ष कर हैं और ये जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे देख लेते हैं 3 पार्ट में जीएसटी को हम डिवाइड करते हैं। एक आपका केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर हो गया, दूसरा आपका राज्य वस्तु एवं सेवा कर हो गया और तीसरा आपका
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर हो गया। ये इन तीनों को देख लेते हैं। तो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर की बात करें तो यह राज्य के आंतरिक व्यापार पर केंद्र द्वारा वसूला जाता है। जो CGST है, CGST से प्राप्त राजस्व पर पूर्णतः अधिकार केंद्र का होता है, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद राज्य वस्तु एवं सेवा कर की अगर हम बात करें तो यह राज्य के आंतरिक व्यापार पर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है और राज्य सरकार पर इसका अधिकार होता है। इसके बाद एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर की अगर हम बात करें तो यह दो राज्यों के बीच व्यापार पर केंद्र द्वारा वसूला जाता है, यानी कि दो राज्यों के बीच जो व्यापार होता है उन पर जो है केंद्र इसकी वसूली करता है। इससे प्राप्त राजस्व उस राज्य को जाता है जहां वस्तु एवं सेवा अंतिम रूप से उपभोग जो है की जाती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे CGST की हमने बात कर ली है, SGST की हमने बात कर ली है और IGST की हमने बात कर ली है। इसके बाद GST परिषद को आइए देख लेते हैं। तो आर्टिकल 279A के तहत राष्ट्रपति एक GST परिषद का गठन करेंगे जिसका उद्देश्य देश में वस्तुओं तथा सेवाओं के एकीकृत तथा समन्वित बाजार का विकास करना होगा। तो इसको आप याद रखिएगा। GST परिषद के गठन करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया। किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो 279A के अंतर्गत। इसमें कौन कौन सम्मिलित होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, आप याद रखिएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद किसी राज्य के वित्त मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं और राज्यों के वित्त मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं GST परिषद के। तो पहला वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो केंद्र का जो वित्त मंत्री होता है, वर्तमान में हमारी जो निर्मला सीतारमण है, यही GST परिषद की अध्यक्ष भी हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी कवर करेंगे जिसके माध्यम से आज आपका जो GST वाला टॉपिक है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी प्रश्न है वन लाइनर्स मैंने यहाँ पे सम्मिलित किए हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम GST कब और कहाँ लागू किया गया था? तो फ्रांस में 1954 में जो है सबसे पहले GST को लागू किया गया था। भारत में कब और किस राज्य में सर्वप्रथम GST लागू किया गया था? तो भारत में सबसे पहले जो GST असम में लागू की गई थी 12 अगस्त 2016 में। भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। तो यह किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के मॉडल पर यह आधारित है GST, जो भारत में 1 जुलाई 2017 को लॉन्च की गई थी। भारत जो है GST दिवस कब मनाता है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 1 जुलाई का जो दिन होता है भारत में GST दिवस के रूप में मनाया जाता है। GST का पूरा नाम क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। भारत में आपको उस संविधान संशोधन बिल का नाम बताना है जिसके तहत GST पारित किया गया था। तो संविधान संशोधन बिल हो जाएगा 122वां और अधिनियम हो जाएगा 101वां। तो एक्ट अगर पूछ ले तो 101वां एक्ट था, अधिनियम था। अगर बिल पूछ ले तो बिल आपका हो जाएगा 122वां संविधान संशोधन बिल 2014। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, लेकिन अधिनियम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो 101वां अधिनियम था GST वाला। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, GST पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? तो 15 अंक होते हैं। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, 15 डिजिट का यह होता है पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नंबर GST का। और GST की वर्तमान में दरें कितनी हैं? तो 5, 12, 18, 28 जो है ये GST की वर्तमान में दरें हैं। संविधान में GST परिषद से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? मतलब GST परिषद से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन सा है? तो 279A जो है GST काउंसिल से रिलेटेड है। और GST काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्र का जो वित्त मंत्री होता है, हमारे जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, ये GST परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और GST परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो जो GST काउंसिल है इसकी स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री, जो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, ये GST परिषद का अध्यक्ष होता है। और GST परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो GST परिषद में कुल 33 मेंबर्स होते हैं, 33 सदस्य होते हैं। तो इन 33 सदस्यों में जिनमें से 2 सदस्य केंद्र से होते हैं और 31 सदस्य जो हैं राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। GST को जो है कितने भागों में बांटा गया है? तो हमने अभी भी इसके बारे में डिस्कस किया था। GST को 3 भागों में बांटा गया है। CGST मतलब आपका क्या हो जाएगा? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
SGST मतलब हो जाएगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। इसके बाद IGST मतलब हो जाएगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन 3 पार्ट में, इन 3 भागों में GST को डिवाइड किया गया है। IGST को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो जो आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसको संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? तो 269A में रखा गया, 269A में रखा गया है। भारत जो है GST लागू करने वाला कौन सा देश है? तो आप याद रखिएगा 161वां देश है भारत GST लागू करने वाला। GST लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य था असम। 12 अगस्त 2016 को असम में लॉन्च किया गया था इसको। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, GST लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन था? जब GST यहाँ पे लागू किया गया तो उस समय जम्मू कश्मीर जो है राज्य हुआ करता था, परंतु वर्तमान में अब यह एक यूनियन टेरेटरी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। परंतु जब 2017 में जम्मू कश्मीर में GST को लागू किया गया था तो उस समय GST मतलब जम्मू कश्मीर जो है राज्य हुआ करता था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि अंतिम राज्य वह कौन सा था जहां पर GST को लागू किया गया था, तो जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड लाइनर्स प्रश्न बन सकते थे उनको भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट बन सकते थे उनको भी हमने GST से रिलेटेड जो थे उनको कवर कर लिया है। तो इस प्रकार से GST का जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।